हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 10 अप्रैल आज हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवाएंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। अब तक के सारे एनालिसिस की जो वीडियोस है वो हमने एक प्लेलिस्ट में डाली हुई है। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख लीजिएगा, सारे वीडियोज आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे। क्लियर है? आज की इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, जो कि यहां पर हम पूरी डिटेल के साथ में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, क्योंकि कंप्लीट डिटेल यहां पर आपको मिलेगी। आपने अगर चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के अलावा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। गाइस, अगर आपका आगे आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें अपने क्वेश्चंस जरूर से सेंड किया करें। देखिए, क्वेश्चंस आप हमें किस नंबर पर सेंड कर सकते हैं? नंबर है हमारे 7999087885। ये नंबर है जो कि यहाँ पर लिखा रहे हैं, ये नंबर देख सकते हैं आप। तो इन नंबर पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। देखिए, आप क्वेश्चन सेंड करेंगे तभी ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चल पाएगी, ये वीडियो सीरीज जो कि हम एनालिसिस आपको डेली शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं। अदरवाइज ये सीरीज कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही हमारे पास में नहीं रहेंगे, क्वेश्चन ही हमें नहीं मिल पाएंगे, तो आपको एनालिसिस कहाँ से करवाया जाएगा। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दें इन चीज़ों पर, क्योंकि क्वेश्चंस आप जरूर से सेंड करें। जिनका भी एग्जाम रहे वो आप हमें क्वेश्चंस टाइम टू टाइम सेंड कर दिया करें। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम आपको एनालिसिस करवा पाएंगे। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑटो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल चुके हैं, और जिन्होंने क्वेश्चंस सेंड किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे, ताकि इतनी मेहनत करके उन्होंने हमें सभी क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस, जीके और करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आप दबा दें, और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है। देखिए, आज की सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब और किसने करवाई थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने करवाई थी 1571 में। याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर ने सन 1971 में इसको बताया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक शहर है ये, और फतेहपुर सीकरी जो है ये आगरा जिले के यूपी में आती है। क्वेश्चन इससे पहले भी आपको बन चुका है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो यही थी फतेहपुर सीकरी। इसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने करवाई थी। 1571 से 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी फतेहपुर सीकरी, और 1573 में अकबर के विजय गुजरात अभियान जो था, तो फतेहपुर जो सीकरी बेसिकली इसका जो बनाई गई थी, ये अकबर की दक्षिण जो विजय, बेसिकली गुजरात विजय इसको कहा जाता है, गुजरात विजय, इसके उपलक्ष्य में बेसिकली यहाँ पर इसको बनाया गया था 1573 में। अकबर की विजय गुजरात अभियान के बाद इसे विजय का शहर कहा गया, और 1803 में एक प्रशासनिक केंद्र यहाँ अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ घूमने के कई स्थान है, जैसे कि बुलंद दरवाजे यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी में, सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद यहाँ पर है, इबादत खाना, इसके अलावा कई अन्य स्थल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना नहीं है। अब ऑप्शंस क्या थे वो तो हमें नहीं मिले हैं, बट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो सारी यहाँ पर डाल दिए। इनकी प्रमुख जो मुख्य काव्य रचनाएं हैं, इनमें परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, ये सभी इनकी काव्य रचनाएं हैं जो कि टॉप लेवल की है, और यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन्हीं में से आपको ऑप्शंस थे, इनमें से एक नहीं होगी, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महिला हॉकी विश्व कप 2014 के फाइनल में कौन कौन सी टीम शामिल थी? तो गाइस, फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो किसके किसके के बीच में हुआ था, ये बेसिकली पूछा गया है महिला हॉकी विश्व कप 2014 में। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर नीदरलैंड जीता था। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर नीदरलैंड जीता था इसमें, तो दोनों के बीच में ये मुकाबला हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2014 महिला हॉकी विश्व कप फील्ड हॉकी टूर्नामेंट का 13वां संस्करण ये था। और गाइस देखिए कितने डीपली यहाँ पर क्वेश्चंस जा रहे हैं। 2014 का भी क्वेश्चंस बना है, इसके अलावा एक 2011 से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, काफी डीपली है इस तरह के क्वेश्चंस, और काफी पैटर्न चेंज हो चुका है। ऐसा बोला जा सकता है गाइस कि अब तक का सबसे डिफिकल्ट पैटर्न यहाँ पर अभी फॉलो किया जा रहा है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन से और डीपली जाता जा रहा है आपका जीएस वाला पोर्सन। तो यहाँ पर काफी डीपली क्वेश्चंस बन रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपके डायरेक्टली सिंपली उठाकर, ये गाइस ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पहले किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और उस टाइम पर वो करंट के क्वेश्चन होंगे, और उन्हीं को सिंपली यहाँ पर उठाकर उनसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक ये हैं। क्लियर है? और ये देखिए यहाँ पर डिटेल अगर हम कवर करें, 13वां संस्करण था, और ये 31 मई से 14 जून 2014 तक द हेग नीदरलैंड में आता है बेसिकली ये। तो यहाँ पर क्योसेरा स्टेडियम है, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। देखिए, पुरुषों के टूर्नामेंट के साथ साथ यह तीसरी बार था जब नीदरलैंड में
1986 और 1998 के बाद महिला विश्व कप की मेजबानी की थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नीदरलैंड ने 7वीं बार टूर्नामेंट की जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हुआ अभी हाल ही में? तो अभी हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जो संस्करण आयोजित हुआ, ये 53वां संस्करण इसका था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित किया गया। 20 नवंबर 2022 को IFFI के 53वें संस्करण IFFI क्लियर है, इसका 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से की गई। तो ये भी आप याद रखिएगा कहां पर हुआ है, कब हुआ है, सारी डिटेल आपको बता दी कौन सा संस्करण इसका ये था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? यह क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि यही पूछा हो कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो आपको यह भी याद रखना है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसके समय भारत के जो वाइसराय थे ये थे लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वाइसराय थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा इसकी की थी 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो कि वाइसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन से 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित किया। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम आप ये देख सकते हैं। आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना होगा, पर हो सकता है आगे बन जाए, तो आप नाम याद रखिएगा। 11 जनवरी 1859 से 20 मार्च 1925 तक ये जो है रहे हैं, क्या रहे हैं ये बेसिकली याद रखिएगा। और उन्हें लॉर्ड कर्जन के नाम से जाना जाता है। 1899 में भारत के वाइसराय के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, 1899 में। और 1905 में तक इस पद पर ये कार्य किया था इन्होंने। बंगाल का जो विभाजन था इसी के दौरान किया था 1905 में। तो 1905 तक इस पद पर कार्य इन्होंने किया था, जिसके दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार नीति निकाली थी, नीतियां जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और औपनिवेशिक सरकार की भविष्य की नीतियों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा था। क्लियर है। उन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 की अध्यक्षता की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में भारी विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन बना है जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये थी 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक ये चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि आप याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली थी, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना केंद्रीय योजनाओं में से एक थी और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं को तैयार किया गया और वित्त पोषित किया गया था। इन योजनाओं को 1951 से 1956 के वर्षों को कवर करते हुए पहली पंचवर्षीय योजना को 1951 में शुरू किया गया था। उसके बाद में एक और चीज आप याद रखिएगा, योजना ये 3 ब्रेक थे योजनाओं के, जैसे कि 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1991 1992 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं में 3 ब्रेक हुए थे। तो इन ब्रेक को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये क्रम बीच में अगर ब्रेक आप याद रखेंगे तो आसानी होगी योजनाओं का क्रम याद रखने की, क्योंकि 5-5 काउंट करते जाएंगे, आप आसानी से उनका क्रम याद रख पाएंगे। बट ये बीच में जो ब्रेक पड़ा था ये आप याद रखेंगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोला जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके लगातार क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, आपसे कल भी क्वेश्चन बना था। देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, सेबी हो गया आपका, आरबीआई हो गया, इस तरह के टॉपिक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको डिटेल में कवर करें आप, इसीलिए आपके लिए पूरी डिटेल हमने आज भी कवर करवाई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इससे क्वेश्चन बना है कि वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें सेबी में। तो सेबी में वर्तमान में सदस्यों की, देखिए क्वेश्चन 2 तरह से आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर सेबी में सदस्यों की 9 सदस्यों की एक टीम होती है। तो ऑप्शंस जिस हिसाब से आपको मिले थे उस हिसाब से इसको टैकल किया जा सकता है। अगर आपको ऑप्शंस में इस तरह के ऑप्शंस मिले होंगे तो आप उस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी आपको ऑप्शंस मिले हम आपको क्लियरली बता देते हैं क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। तो सेबी जो है इसमें 5 सदस्य होते हैं और सेबी के सभी जो अध्यक्ष वगैरह सारे जो होता है पूरा ग्रुप, एक टीम होती है, उन सभी को मिलाकर 9 सदस्यों की एक टीम इनमें होती है। क्लियर है। ये पूरी डिटेल समझे, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। तो 1988 अप्रैल में इसका गठन किया गया था। प्रारंभ में सेबी जो है एक गैर वैधानिक निकाय था, जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। देखिए जब स्थापना इसकी हुई थी, गठन हुआ था, इस टाइम पर ये वैधानिक शक्ति इसको प्राप्त नहीं थी, एक गैर वैधानिक निकाय ये था। सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना और इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। तो सेबी को वैधानिक शक्तियां कब मिली? 1992 में मिली, ये भी आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय और सरकार की जो सहमति या सरकार की जो ये मिली थी अप्रूवल, ये 1992 में ही इसको मिला था।
इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये क्वेश्चन कल बना था आपसे। और क्षेत्रीय कार्यालय भी है इसके, जैसे कि अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा चुका है आपसे कि सेबी के वर्तमान में हेड कौन है या अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो सुश्री माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी की। क्लियर है। सेबी में 9 सदस्यों की एक टीम होती है, 9 सदस्यों की एक टीम होती है, जिसमें कौन कौन होता है? सेबी बोर्ड का एक अध्यक्ष जिसको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा बोर्ड का एक सदस्य होता है जो केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा नियुक्त होता है। इसके अलावा बोर्ड के 2 सदस्य होते हैं जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और बोर्ड के 5 सदस्य होते हैं जो कि भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं या चुने जाते हैं। तो देखिए 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 7 हो गए, एक ये हो गए, तो ये 8 हो गए टोटल। इसके अलावा सेबी बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है, तो 8 के अलावा एक और अगर हम प्लस करें तो टोटल हो जाएंगे 9, यानी कि सेबी में 9 सदस्यों की एक टीम होती है। अब या तो ये आपसे पूछा गया होगा या फिर ये लास्ट वाला पूछा गया होगा आपसे कि बोर्ड के 5 सदस्य होते हैं जो कि भारत की केंद्र सरकार के द्वारा चुने जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन में मिला हो उस हिसाब से इसको टेकल आप कर सकते हैं। आपको क्लियरली हमने सारी डिटेल क्लियर कर दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का जो संस्करण आयोजित किया गया ये 49वां संस्करण था। 20 फरवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन एक बार और आपसे पढ़ चुका है स्टार्टिंग में, जब पेपर स्टार्ट हुए तो उस टाइम पर एक बार और पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। 20 फरवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में खजुराहो के सांसद है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा इनका नाम है। और ये कहाँ से सांसद है? तो खजुराहो से ये सांसद है, छतरपुर खजुराहो जहां पर आता है। 7 दिवसीय ये उत्सव है बेसिकली खजुराहो नृत्य महोत्सव। 49वां संस्करण इसका खजुराहो समारोह का इस शुभारंभ इनके द्वारा ही किया गया, इसका उद्घाटन इन्होंने ही किया है। तो फरवरी और मार्च के महीने में ये खजुराहो नृत्य महोत्सव है जो इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? खजुराहो में। 7 दिवसीय कार्यक्रम ये होता है, महोत्सव ये होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कब हुआ था, तो ये 20 से 26 फरवरी 2022 के बीच में खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। क्लियर है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा B20 का इंडिया का नया जो अध्यक्ष नियुक्त किया है ये एन चंद्रशेखरन को किया है। अब B20 आपको हो सकता है बिजनेस 20 इंडिया भी दे रखा हो, तो केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? एक ही बात है, एन चंद्रशेखरन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्र सरकार ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उद्योग संगठन CII ने यह बताया है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान चंद्रशेखरन बिजनेस एजेंडा की अगुवाई ये करेंगे। भारत सरकार ने B20 इंडिया प्रक्रियाओं की अगुवाई के लिए CII को B20 भारत सचिवालय नियुक्त किया है और CII ने इसका प्रभार 1 दिसंबर से संभाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आईफा अवार्ड से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है पर डिटेल हमने डाल दी है जो भी क्वेश्चन आपसे बना होगा। आईफा 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका कि अंतरराष्ट्रीय, देखिए इससे बारे में डिटेल कवर करें तो देखिए 2022 का जो आईफा है ये अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, बेसिकली इसका पूरा नाम है, अबू धाबी में आयोजित किया गया 2022 का। इस साल यानी 2022 का जो आईफा है ये अवार्ड ये सलमान खान, मनीष पाल, रितेश देशमुख ने होस्ट किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह ने इस साल पुरस्कारों में अपना दबदबा बनाए रखा और फिल्म ने 5 श्रेणियों में जीत हासिल की थी। सरदार उधम और मिमी लूडो ने 2-2 श्रेणियों में जीत हासिल इसमें की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल किसके बीच में हुआ था? देखिए 13वीं सीनियर महिला चैंपियनशिप का फाइनल जो हुआ था ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के बीच में हुआ। हॉकी मध्य प्रदेश फाइनल में हॉकी महाराष्ट्र को 5-1 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का चैंपियन बन गया, तो ये मध्य प्रदेश बना। वहीं हॉकी झारखंड ने हॉकी हरियाणा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। तो इनके बारे में याद रखिएगा कौन सा स्थान किसने हासिल किया है, कौन जीता है, कौन हारा है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके इस तरह के पूछे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक या फिर जिसको ही पब्लिक बोलते हैं, तो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम 7 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए इसको बनाने के लिए। एक कंपनी लिमिटेड कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। यह भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत शासित है। सार्वजनिक कंपनी शुरू करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और अधिकतम कितनी भी हो सकती है इस पर ये नहीं है, बट न्यूनतम 7 होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में हुआ था। भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। इसमें अवैध शिकार, जंगली जानवरों की हत्या का मुकाबला करने के प्रावधान है। इसमें लुप्त जो प्राय अन्यथा संरक्षित प्रजातियां जैसे कि हाथी, बंगाल टाइगर, शेर हो गए, और जंगली जानवर की प्रजातियों जो अवैध शिकार के कारण खतरे में हैं उनके संरक्षण के लिए बेसिकली ये
चलाया गया था, ये बनाया गया था अधिनियम 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2014 में किसी का गठन हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपसे, राष्ट्रपति जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा बंगाल विभाजन, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बंगाल लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड है, कौन वाइसराय थे उस टाइम पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अकबर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन था। बाकी आज के शिफ्ट में आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कम ही क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 20 के समथिंग क्वेश्चन आई थिंक आज पूछे गए हैं जीके जीएस से। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस तो आपको पूरे कवर करवाने की कोशिश की है, कुछ टॉपिक है इनको भी आप देख लीजिएगा एक नजर, यही से क्वेश्चंस आपके बने थे। आइए अब हम साइंस को फटाफट कवर कर लेते हैं। हमारी कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की, एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपीपीएससी की, ये कुछ एमपी करंट अफेयर की ई बुक्स है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एक बार जरूर से आप विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल वहीं पर आपको मिल पाएगी। देखिए साइंस की बात करें, हम साइंस का पहला क्वेश्चन बनाएं, कौन सी धातु से क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया है, बट हमने आपको बता दिया कि धातु अधातु से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। बीमारी से क्वेश्चन पूछा गया, रेडियो एक्टिव का एसआई, रेडियो एक्टिविटी जो होता है इसका एसआई मात्रक पूछा था, तो बेकेरल इसका ये होता है बीक्यू, जिसको बेसिकली बोला जाता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है, या दूषित जल के सेवन से या दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है, तो हैजा होता है। वायरस की खोज किसने की थी, इवान वस्की ने की थी। विटामिन रिक्तस्थान की कमी से पेलाग्रा होता है, कौन से विटामिन की कमी से, तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल या मौलिक एसिड इसमें बेसिकली पाया जाता है। आइए कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन बना है, कंप्यूटर को किसने विकसित किया, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्लियर है। इसके अलावा जावा की भाषा पूछी थी, जावा की भाषा कैसे बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह की एडवांस यहाँ पर लैंग्वेजेस आ रही कंप्यूटर की, जैसे कि यहाँ पर पाइथन से क्वेश्चंस लगातार 2-3 दिन से बन रहे हैं, C++, जावा और पाइथन, इनसे लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप पटवारी के चक्कर में कहाँ पड़े, अच्छे से कोडिंग सीखिए और ऐप डेवलपर बनिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप है। अब गाइज आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कितनी एडवांस लेवल की होती है, जावा वाली और C++, इसके अलावा पाइथन वाली। वेब डेवलपर ही ये चीज़ों को कर सकता है डिज़ाइन। क्लियर है। अब इसमें इनका क्या काम रहता है बेसिकली, ये मुझे बताइए थोड़ा सा। इतना डीपली यहाँ पर क्यों क्या जाने की क्या जरूरत है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें। खैर आपको कोई क्वेश्चन अगर इनके बारे में पता हो कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था, क्लियर है, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी ऐप डेवलपर ने एग्जाम दिया था तो वही इन क्वेश्चनों को बता सकता है एज इट इज, जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था ये बेसिकली 1948 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने, जॉन बार्डिन, विलियम शोकले और वोल्टर ब्रॉटेन ने किया था। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। कंप्यूटर में वेब डिजाइन वाला कोडिंग पूछा था। आप देखिए ये कोडिंग अब याद रखना इतना सिंपल नहीं होता है, आप सभी को बताइए कितनी डिफिकल्ट चीज़ होती है कोडिंग। कोडिंग हर किसी के बस काम के ये नहीं होता है, हर किसी को ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती है स्टार्टिंग में। तो यहाँ से इतना डीपली जा रहा है। अब आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं होगा किसी को, अगर कुछ लोगों को पता हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इनपुट आउटपुट आप कम देखने को मिल रहा है थोड़े। MS वर्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, नेटवर्किंग मेमोरी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस। MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS ऑफिस, इनसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, एक्सेल वगैरह से। बट ये भी तो डीपली जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चंस समझना ही इतना आसान नहीं है। एंटीवायरस से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। इसके अलावा MS ऑफिस, जो कि ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं। अब अगर हिंदी में बात करें गाइस, तो हिंदी में रचनाएं एक दो रचनाएं पूछी जा रही है। तत्सम और तद्भव, किसी दिन तत्सम आ रहा है, किसी दिन तद्भव आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। इसके अलावा विसर्ग संधि आज पूछी गई, समाज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, संधि से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनसे लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। अलंकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं, पर्यायवाची विलोम से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें ऐसा हो रहा है कि किसी दिन विलोम से पूछा जा रहा है, किसी दिन पर्यायवाची आ रहे हैं, तो किसी दिन दोनों पूछे ले रहा है। तो इस तरह के यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप दोनों को कंप्लीट करके रखिएगा, सभी टॉपिक को। यहाँ पर बेसिकली इनसे लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। मुहावरे हो गई, लोकोक्तियां हो गई, ये पैरा जंबल वाले क्वेश्चन 6 से 7 डेली आपके आ रहे हैं, 6 से 7 डेली आ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहे हैं। तो इन पर आप अच्छे खासे कमांड रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कवर करके रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य वाले भी क्वेश्चन आप कवर करके रखिएगा। गाइस एक और चीज मैं बता दूं, कुछ लोगों के हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि आप सजेशन दीजिएगा कि किन टॉपिक पर हम कमांड करके रखें। तो गाइस मैं एक ही बात आपसे बताना चाहूंगा, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये जो टॉपिक है यहाँ से जो स्टार्टिंग से आ रहा है वही, या फिर मैथ्स में तो कैलकुलेटिव अब स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा डीपली पूछे जाने लगा है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही मैच नहीं हो रहा है, इरर है। तो आप सभी को बताइए, कांस्टेबल के टाइम पे भी वो चीज़ें हुई थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगाया था हम लोगों ने और काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर ही रॉन्ग था। क्लियर है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए की जा रही है और जानबूझकर इस तरह के गलत ऑप्शंस वहां पर दिए जा रहे हैं ताकि आप अपना टाइम वेस्ट कर दे और आपका पेपर बिगड़ जाए। तो आपको ये चीज़ों को थोड़ी सी सावधानी रखनी है और आपको बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चंस में उलझना नहीं है, उनको स्किप करके आगे बढ़ना है। क्लियर है। मैनेजमेंट की बात करें तो इकोनॉमी से क्वेश्चंस बने हैं, प्रबंध से क्वेश्चंस पूछे गए हैं,
अकाउंटिंग से क्वेश्चन बने हैं, मार्केटिंग से क्वेश्चंस बने हैं, आपके नियंत्रण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नियोजन से भी क्वेश्चन बने हैं, विपणन से, संगठन से, बट इनसे डीपली क्वेश्चंस जा रहे हैं, ऐसे समझना पॉसिबल नहीं होगा। कथन भी आ रहा है और परिभाषा भी आपकी एक दो पूछी जा रही है। पैरा जंबल इंग्लिश में 7 से 8 क्वेश्चंस बने, आइटम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस है, सेंटेंस करेक्शन वाले भी हैं, एरर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिस स्पेल्ट आ रहे हैं, आपके एंटोनियम सिनोनियम से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। मैथ्स में आपका लाभ हानि आ रहा है, प्रतिशत, औसत से क्वेश्चंस बन रहे हैं, चित्रमिति से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बोर्ड मास से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, पाई चार्ट, बार ग्राफ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके समय कार्य से, नावधारा से, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, SICI से क्वेश्चंस पूछे गए, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से या फिर सिंप्लीफिकेशन, इनसे भी क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं। तो इन पर आप कमांड करके रखिएगा। रीजनिंग में बात करें, मिसिंग नंबर हो गए आपके, क्लियर है, लुप्त पद वाले, रैंकिंग वाले क्वेश्चंस, आकृति वाले, इसके अलावा नंबर सीरीज हो गई, दर्पण वाले क्वेश्चंस हो गए, मिरर इमेज वाले, आकृति वाले, अगली आकृति कौन सी होगी, और फिगर काउंटिंग वाले भी आप कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि किसी दिन वहां से आ रहे हैं क्वेश्चन तो किसी दिन यहां से पूछे जा रहे हैं। घड़ी और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर है, किसी दिन घड़ी से पूछ ले रहा है, किसी दिन कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, डाइस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कथन, निष्कर्ष, कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज, इन सभी टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपके बने हैं। गाइज आज हमने पूरा डिटेल के साथ में आपको एनालिसिस करवाया है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ पे शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो इसकी मिल पाए। क्लियर है, ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से आप अपनी एग्जाम में या अपनी तैयारी में काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। इसका डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, कंप्लीट डिटेल आप जाकर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए आप टेलीग्राम को, एप्लीकेशन को, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा ही कंटेंट सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहें, तो आप इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट और मोटिवेट जरूर से कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नए आए, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं अब हम हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।